तो राहुल के लिए अमेठी लौटना संभव नहीं है और वायनाड में कम्युनिस्टों ने उनके खिलाफ एक ईसाई कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो जो वहाँ की 15% ईसाई पॉपुलेशन थी वो खतरे में पड़ गया है राहुल गांधी का वोट। और सबसे बड़ी बात 45 से 50% मुसलमान हैं वहाँ पे। और मुस्लिम लीग ने भी राहुल गांधी को वायनाड छोड़ने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस सीट पे हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो अब ऐसे में राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप वायनाड ही नहीं केरल ही छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप तो साहब भाजपा से लड़ने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और ऐसे में कम्युनिस्टों से आपकी लड़ाई सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस को कमज़ोर कर रही है और हम वायनाड में आपके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट इस बार उतारेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वायनाड में पिछली बार भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा था और राहुल गांधी एक बड़े मार्जिन से जीते थे। पर इस बार वो जिसको लेके आए हैं उनका नाम है एनी राजा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, आपने नाम सुना होगा, जिनका पूरा नाम है डैनियल राजा। वो 2 बार राज्यसभा गए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। और उनकी पत्नी है एनी राजा। एनी राजा राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रही हैं, इसको पहले आप जानें। राहुल गांधी 2014 में जब अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने आती हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी मोदी वेव के बावजूद हार जाती हैं, राहुल गांधी जीत जाते हैं। लेकिन जैसा कि राहुल का आपको मालूम है कि उस दौरान एक RTI की गई थी, उससे पता चला था कि राहुल गांधी साल में 65 बार विदेश जाते हैं, यानी तकरीबन हर हफ्ते आप विदेश जा रहे हैं। और ऐसे में जब आप देश में ही नहीं रह रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अमेठी में कितना समय देते रहेंगे। तो 2014 में जीत कर राहुल गांधी विदेश चले गए और स्मृति ईरानी अमेठी में जुटी रहीं। 2019 का चुनाव आते आते स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी पकड़ बना चुकी थी। राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया कि ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। तो उन्होंने अमेठी के साथ पहली बार राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ने पहुंचे। उन्होंने अमेठी के साथ साथ वायनाड से पर्चा भर दिया। वायनाड जो कि केरल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जैसी की आशंका थी राहुल गांधी और कांग्रेस को, राहुल अमेठी में हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई। लेकिन उधर राहुल की उनको संसद में एंट्री मिल गई क्योंकि वो वायनाड में जीत चुके थे। तो वायनाड क्यों, केरल क्यों? वायनाड में जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उसमें तकरीबन 45 से 50% मुसलमान हैं, 13 से 15% ईसाई हैं। तो ये अपने आप में 60-65% वोटर हो गए और तकरीबन इतने ही वोट राहुल गांधी को मिले, करीब 65%। यानी कि उनको मुस्लिम और ईसाई के बाद एक हिंदू वोट नहीं चाहिए, उनका जीतना तय था। इनफैक्ट अगर उनको केवल मुस्लिम वोट भी मिल जाता तो वो जीत जाते 45-50% वोट पाकर। तो अब जब एनी राजा पहुंच गई वहाँ पे, अब एनी राजा और डी राजा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, और उनका वहाँ की जो उनका जो ईसाई समाज है उसमें एनी राजा की बहुत पकड़ है। राहुल गांधी को पिछली बार 12 से 15% जो वहाँ का ईसाई समुदाय था उसने वोट दिया था, क्योंकि सोनिया गांधी के चलते वो राहुल गांधी को ईसाई मानता है। सोनिया गांधी जैसा कि हम जानते हैं रोमन कैथोलिक हैं, तो और कांग्रेस को ईसाइयों की पार्टी मानता है, और इसलिए उनको पूरा मुस्लिम वोट तो मिला ही, उनको पूरा क्रिश्चियन वोट भी मिला। लेकिन अब वो क्रिश्चियन वोट खतरे में है क्योंकि एनी राजा वहाँ आ गई हैं। एनी राजा खुद ईसाई हैं जैसे मैंने बताया, डी राजा कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, और उनकी वहाँ के ईसाई समाज में बड़ी पकड़ है। अच्छा, बात सिर्फ ईसाइयों तक ही नहीं है। राहुल गांधी जब वहाँ लड़ते हैं केरल में, तो राहुल गांधी का जो इनका अपना एक फ्रंट है उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। और मुस्लिम लीग को एकदम से एहसास हुआ कि साहब जिस सीट पे 45-50% मुसलमान हैं उस पर कांग्रेस क्या कर रही है, उस पर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो भी केरल में। केरल मुस्लिम लीग का गढ़ है
और आप 45 से 50% मुसलमानों की सीट पे कांग्रेस और राहुल गांधी को कब्जा किए हुए हैं। तो इस बार मुस्लिम लीग ने भी राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया कि साहब ये सीट हमें अपने लिए चाहिए, यानी मुस्लिम लीग के लिए चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट आ जाएगा, एनी राजा भी आ जाएगा, राहुल गांधी को अपनी ज़मानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कहाँ जाएं। एक बात है कि साहब आप अमेठी लौट कर वापस आ जाएं। अमेठी में स्मृति ईरानी और स्ट्रांग हो चुकी हैं। अमेठी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से 4 में भाजपा के विधायक हैं, यानी 5 के 4 हिस्से में भाजपा का असर पहले से नज़र आ रहा है। सांसद उनका है स्मृति ईरानी। जो 5वां विधायक है गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, आपने देखा कि अभी उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को गच्चा दे दिया। राज्यसभा की वोटिंग में वो टर्न अप नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं उनका भी भाजपा से कोई ना कोई पैक्ट हो गया, समझौता हो गया। तो इतने बुरे हाल में जहाँ 5 विधायक आपके खिलाफ हों, जहाँ पे जो सिटिंग सांसद हो वो दूसरी पार्टी का हो, राहुल गांधी अमेठी लौटेंगे ये करीब असंभव है। अब बात करते हैं उनकी पारिवारिक एक दूसरी जो सीट है अमेठी के बगल में, रायबरेली। रायबरेली का इतिहास पुराना है। रायबरेली को सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी, ओपन चिट्ठी लिखी, जब सोनिया गांधी ने इस बार तय किया कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा जाएंगी और वो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। तो उन्होंने रायबरेली के वोटर्स को एक ओपन लेटर, खुली चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा साहब आप तो हमारी ससुराल हैं और आपको हमारे परिवार का ख्याल रखना है। तो फिरोज़ गांधी का जिक्र किया बार बार। अब फिरोज़ गांधी यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ प्रयागराज में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दफन है। उनकी कब्र पे, उनके जन्मदिन पे, उनकी पुण्यतिथि पर गांधी परिवार से कभी कोई नहीं आता। बहुत पहले सुना है एक बार शायद इंदिरा जी आई थी, पर उसके बाद ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना संजय गांधी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, कोई वहाँ टर्न अप नहीं होता। एक बार मेनका गांधी भी आई थी। तो जिस फिरोज़ गांधी की कब्र पे एक फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं है, उस फिरोज़ गांधी का हवाला देके सोनिया गांधी ने उस खुली चिट्ठी में अपने परिवार की देखभाल करने की बात की थी। चूँकि उन्होंने परिवार की देखभाल कहा तो माना जा रहा है कि सब वो परिवार से कोई और मेंबर आएगा रायबरेली में। और अच्छा देखिए, ये एक रायबरेली की सीट ऐसी है कि जैसे इसकी शुरुआत हुई 1952 1957 में फिरोज़ गांधी यहाँ से जीते। ये फिरोज़ गांधी का कर्म क्षेत्र था। फिर इंदिरा गांधी आ गई, इसमें 1967 में जीती, 1971 में जीती, 1975 में जीती। 1975 में उन्होंने राजनारायण को हराया, लेकिन राजनारायण वाला ये चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि आपने साहब बीमारी से जीत की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो आपको जैसे मालूम हो करीब 2.5 साल इमरजेंसी लगे रही। 1977 में फिर चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर रायबरेली पहुंची और इस बार वो रायबरेली से हार गई। वो रायबरेली से हारी और ये वो साल था 1977 जब इंदिरा रायबरेली से हारी थी और संजय गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे अमेठी से, वो अमेठी से हारे थे। यानी माँ बेटे दोनों अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी से 1977 में हार गए थे। पर ये 1977 का वो दौर था, इमरजेंसी के तुरंत बाद का दौर था, जिसमें एकदम जिसे कहना चाहिए कांग्रेस उत्तर भारत से साफ हो गई थी। तो लेकिन अब देखें कि 1980 में इंदिरा गांधी लौटती हैं रायबरेली में और फिर से रायबरेली को जीत लेती हैं। अच्छा, जीत लेती हैं, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी केवल रायबरेली से नहीं लड़ रही थी। इंदिरा गांधी 2 जगह से लड़ रही थी। इंदिरा गांधी उस समय आंध्र प्रदेश में था और अब तेलंगाना में है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मेढक, तो मेढक से भी लड़ रही थी और रायबरेली से भी लड़ रही थी। तो मेढक रायबरेली दोनों जीत जाती है इंदिरा गांधी 1980 में। 1980 में कांग्रेस की वापसी होती है, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो मेढक की सीट रख लेती हैं और रायबरेली की सीट छोड़ देती हैं। लेकिन रायबरेली की सीट साहब किसी एरे गहरे के लिए तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, ये पारिवारिक सीट है। तो वहाँ से राजीव गांधी के कज़िन इनके अरुण नेहरू चुनाव लड़ते हैं और अरुण नेहरू 1980 के उपचुनाव को जीत लेते हैं। फिर 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद जो एक चुनाव हुआ जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसमें भी अरुण नेहरू रायबरेली से लड़ते हैं और वो दोबारा जीत लेते हैं उसको। फिर 1989 और 1991 में शीला कौल परिवार की एक और मेंबर लाई जाती। 1989 तक अरुण नेहरू राजीव गांधी से अलग हो चुके थे।
तो फिर वो रायबरेली की सीट एक अनाथ हो गई थी कि साहब यहाँ से किसको लड़ाया जाए, लेकिन बात वही कि साहब पारिवारिक सीट है, परिवार के अलावा कौन लड़ेगा। तो वहाँ शीला कौल को लाया जाता है। शीला कौल नेहरू जी के साले की पत्नी थी। तो वो शीला कौल वहाँ से लड़ती हैं, 89 में भी लड़ती हैं, 91 में, 89 और 91 में 2 बार लगातार शीला कौल इस सीट को जीतती हैं। फिर शीला के बाद आपने देखा 96 और 98 2 चुनाव होते हैं। तो 1996 के चुनाव में इसमें शीला कौल का लड़का विक्रम कौल को लड़ाया जाता है और 98 में शीला कौल की लड़की दीपा कौल को लड़ाया जाता है। ये सब कश्मीरी ब्राह्मण थे और नेहरू के घर की फैमिली के लोग थे। पर 96 और 98 दोनों चुनाव कांग्रेस हार जाती है। विक्रम कौल भी हार जाते हैं, दीपा कौल भी हार जाती है, भाजपा जीत जाती है, अशोक सिंह वहाँ जीतते हैं। तो लेकिन आप देखें परिवार का ही मेंबर है, कोई और आने की यहाँ इजाज़त नहीं है। तो फिर 1999 में फाइनली जब विक्रम कौल भी हार गए और दीपा कौल भी हार गई, तो परिवार से थोड़ा सा हटके, जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, जो परिवार के सबसे विश्वस्त सलाहकार, मित्र और जिसे कहना चाहिए जिसके ऊपर पूरा परिवार बहुत डिपेंड करता था, सतीश शर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है और सतीश शर्मा 1999 में ये सीट जीत लेते। अच्छा, सतीश शर्मा को आप बार बार इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको कोई पारिवारिक सीट आपको बचा के रखनी होती है और आप किसी और के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं। तो 1999 में आपने उनको रायबरेली में इस्तेमाल किया, 1991 और 1996 में आपने उनको अमेठी में इस्तेमाल किया। यानी ये अमेठी और रायबरेली 2 परिवार की सीटें थीं और इसमें जब परिवार से लड़ने वाला कोई नहीं मिलता तो सतीश शर्मा जो परिवार के दोस्त थे वो संकट मोचक बन के आते थे। जैसा मैंने बताया 91-96 में उन्होंने अमेठी सीट को गर्म रखा, परिवार के लिए ज़िंदा रखा और 1999 में वो यहाँ से चुनाव लड़के रायबरेली सीट को परिवार के लिए ज़िंदा रखते हैं। और फिर उनके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 99 में फिर सोनिया गांधी आ जाती हैं और जब सोनिया गांधी आती हैं तो 99 में ही वो 2 जगह से चुनाव लड़ती हैं, वो भी क्योंकि गांधीज कैन नॉट लूज़, गांधी हार नहीं सकते। कितने गांधी हारे? एक मैंने जैसा कहा कि एक तो इमरजेंसी के बाद की वेव थी जिसमें इंदिरा और संजय दोनों हार गए थे, उसके बाद कोई गांधी नहीं हारा। उसके बाद सीधे 2019 में आगे राहुल गांधी अमेठी से हारे। तो सोनिया गांधी ने भी अपने आप को बहुत सुरक्षित रखते हुए, अब देखिए सोनिया गांधी के पास इस बार राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले ऑफर आया था, पर जैसा कि मैंने कहा गांधी हार नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा रिस्क लगा तो सोनिया गांधी राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई। तो जब 1999 में चुनावी राजनीति में सोनिया गांधी एंटर करती हैं तो उन्हें केवल रायबरेली और अमेठी पे भरोसा नहीं था, तो वो अमेठी के साथ साथ बेलारी से भी चुनाव लड़ती हैं। बेलारी में आपको याद है सुषमा स्वराज उनके खिलाफ लड़ी थी और उन्होंने सुषमा स्वराज को मात दे दी थी। सुषमा स्वराज ने अपना सर में मुड़ाया था। बहरहाल वो बाद में बेलारी की सीट छोड़ देती हैं और अमेठी की सीट रोकती हैं और यही अमेठी की सीट बाद में वो राहुल गांधी को दे देती हैं, जो उसको 2004, 2009 और 2014 में जीतते हैं और फिर 2019 में हारते हैं। तो ये वो पारिवारिक सीटें हैं जो कि सिर्फ परिवार के अंदर ही रहती हैं। लेकिन अब साहब सवाल ये है कि राहुल गांधी जाएँ कहाँ। अब आप रायबरेली पे हम लौट के आते हैं कि साहब वो अमेठी में लौट नहीं सकते, अमेठी में हाल बुरा है। रायबरेली में आपने देखा कि मनोज पांडे पलट गए हैं और रायबरेली की 5 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज आपके खिलाफ हो गई हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी की बात अलग थी, हालांकि उनकी भी जीत का मार्जिन कम हो रहा था। अब ऐसे में जो मनोज पांडे आपके वहाँ समाजवादी पार्टी से सबसे बड़े सलाहकार थे या सबसे बड़े मददगार थे, वो आपके खिलाफ लड़ते हुए नज़र आते हैं या आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सीट भी आपके लिए रिस्की हो जाती है। अब मैं फिर कहूँगा गांधीज कैन नॉट लूज़, गांधी ऐसी सीट पे नहीं जा सकते जहां उनके हारने का खतरा हो। तो फिर अब साहब राहुल गांधी जाएंगे कहाँ? राहुल गांधी के पास इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी आपने देखा कि 1978 में कर्नाटक चली गई थी चिकमगलूर और 1980 में आंध्र प्रदेश चली गई थी जो अब तेलंगाना में है, मेढक। तो अब राहुल गांधी के पास जाहिर है फिर उनका वो जो साउथ इंडिया है वही एक जगह बचती है। साउथ इंडिया वो ऑलरेडी चले गए, केरल चले गए, पर केरल से उनको कम्युनिस्ट भी निकालना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग भी निकालना चाह रही, तो जाएँ कहाँ? आंध्र प्रदेश जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश का हाल ये है कि 2019 में
कांग्रेस को शून्य मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। तो जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे राहुल गांधी कैसे जाएंगे? फिर आप कर्नाटक जा सकते हैं। कर्नाटक में पिछली बार कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जीते थे, सुरक्षित सीट थी, और बाकी सारी सीटें कांग्रेस लूज़ कर गई। तो साहब कर्नाटक का रास्ता भी बंद हो गया आपके लिए। तेलंगाना में पिछली बार आपको 3 सीटें मिली थी, तेलंगाना में इस बार आपने स्टेट गवर्नमेंट भी बना ली है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि युवराज को वहाँ से आजमाया जाए। और जिसको आप देश का अगला प्रधानमंत्री बताना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी एक चुनाव हार गया, एक चुनाव और हार जाएगा। उसके नेतृत्व में कांग्रेस 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी चुनाव हारते देखे जाएंगे तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। तो तेलंगाना में अपना रिस्क लेना चाहेंगे, मुझे डाउट है। तो ले दे के एक स्टेट बचा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पिछली बार डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस ने 39 में 9 सीटें जीती थी। डीएमके की मदद से, स्टालिन की मदद से। अपने आप में कांग्रेस वहाँ भी एकदम वाइप आउट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन डीएमके के साथ इन्होंने 9 सीटें जीती थी। मेरे ख्याल से फिर अब उनके पास तमिलनाडु के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। हालांकि डीएमके वाला भी एक ऐसा मामला है, डीएमके आपने देखा है लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रहा है, अटल सरकार में मंत्री रहे हैं डीएमके के नेता, पर फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो यूपीए का हिस्सा हैं। और यूपीए का क्या, बल्कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, और वो राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो शायद राहुल गांधी तमिलनाडु जाना चाहें या तेलंगाना जाना चाहें। नॉर्थ इंडिया में इनके लिए कोई सेफ सीट बची नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये दिन एक दिन आना था। राहुल गांधी लगातार अपने नेतृत्व में अपनी पार्टी को चुनाव हार के और लगातार हार के रसातल में पहुंचा चुके हैं। तो एक दिन तो ऐसा भी आना था ना कि जब आपके पर्सनल सीट पे खतरा हो जाए। 2019 में आया, 2 सीटें आपने लड़ी, एक आप हार गए। अब जब आपकी माँ सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़ के चली गई हैं, अब ये भी सवाल हो रहा है कि साहब रायबरेली में कौन आएगा? प्रियंका आएंगी, राहुल आएंगे? आपको मालूम है कि देखिए बाहर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी एक इस तरह का विवाद आपको नज़र आता है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब अगर राहुल लगातार फेल कर रहे हैं तो अब प्रियंका गांधी को आगे क्यों नहीं लाती? प्रियंका गांधी को आगे लाने का एक प्रयास हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में उनकी आजमाइश हुई और वो बुरी तरह फ्लॉप रहीं। तो एक दोनों ही भाई बहन फ्लॉप रह रहे हैं और दोनों के बीच में एक कंपटीशन सीधे तो नज़र नहीं आता, पर आपने देखा कि राहुल गांधी की टीम और प्रियंका, जैसे टीम राहुल और टीम प्रियंका के बीच में बहुत खटपट नज़र आती है। और इस खटपट का जो सबसे बड़ा आपको असर नज़र आया अभी हिमाचल प्रदेश में नज़र आया, जहाँ 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और जहाँ पे मुख्यमंत्री जो सुक्खू हैं उनके खिलाफ एक विद्रोह देख रहे हैं आप। विक्रमादित्य सिंह के उसको लीड कर रहे हैं, उस विद्रोह को। वीरभद्र सिंह के लड़के हैं, पूर्व सीएम के। तो ये जो टीम प्रियंका और टीम राहुल में इतनी ज़बरदस्त एक तनाव नज़र आ रहा है, एक खटपट नज़र आ रही है, जाहिर है कुछ ना कुछ भाई बहन के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और अब दोनों ही प्रियंका और राहुल दोनों के पास एक एक सुरक्षित सीट का टोटा है। और प्रियंका को अगर अपना राजनीतिक जिसे कहना चाहिए शुरुआत करनी है, उन्हें राहुल को अपनी राजनीति आगे ले जानी है, और दोनों ही पशोपेश में हैं कि कहाँ से लड़ें जहाँ जीत सुनिश्चित हो।